हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दूसरे आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास सीए फाउंडेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लास 1 जो आपने करी होगी, उसमें आपने सीखा होगा प्रॉमिस। उसमें कंसीडरेशन मिला दें तो बनता है अग्रीमेंट, उसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी मिला दें तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक वो जर्नी समरी वाली आपको दोबारा दिखा देता हूं, इससे पहले कि हम आज की क्लास में प्रवेश करें। आज की हमारी पहली हेडिंग होने जा रही है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, जो जनरली हम पहली हेडिंग में पढ़ सकते थे, बट मैंने जानबूझकर उसको अब तक कवर नहीं करा। पहले ये जरूरी था कि हमारे पैर जम जाएं हमारे सीए फाउंडेशन के कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर के अंदर। हमारा 1 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा सा दिल लग जाए, हम इस चैप्टर से रूबरू हो जाएं, हम बातों को समझ जाएं और फिर हम समझें कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट या जो अंदर की बातें हैं। ये वो समरी है जो पिछले मुलाकात में हमने पढ़ा था। प्रॉमिस 2 प्रकार का हो सकता है, एक कंसीडरेशन के साथ और एक बिना कंसीडरेशन में। कंसीडरेशन दोस्तों कोई बड़ा शब्द नहीं है। कंसीडरेशन की होने को तो डेफिनेशन है, हम आगे देख लेंगे, बट कंसीडरेशन कोई बड़ा शब्द नहीं है। कंसीडरेशन मतलब एनीथिंग दैट इज कमिंग टू यू इन रिटर्न। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, आपके लिए कोई क्या कर रहा है, वो कंसीडरेशन है। या आपको किसी ने कुछ दिया, आप उसको क्या दे रहे हो, वो कंसीडरेशन है। तो when you make a promise and you get something in return, it's with consideration। और जब आप प्रॉमिस करते हो लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बस आप तो अपनी ऐसी मोहब्बत में वादे कर रहे हो, so that there's no consideration in it। जिसमें कंसीडरेशन नहीं होएगा ना, वो बस खाली प्रॉमिस है, कोई आपको अदालत नहीं ले जा सकता उसको लेके। when there is nothing in return, there's no agreement। प्रॉमिस और अग्रीमेंट में बहुत फर्क है दोस्तों। प्रॉमिस प्लस बदले में कुछ makes an agreement। प्रॉमिस और बदले में कुछ ना हो, देयर इज नो अग्रीमेंट। सामने वाला बंदा आपको कचहरी कब ले जाएगा, जब अग्रीमेंट होगा तभी तो। 2 लोगों के बीच में प्रॉमिस खेलो आप, मैंने तेरे को प्रॉमिस करा, तूने मेरे को प्रॉमिस करा, फिर वो भी समझ आता है मुझे, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस करा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, अग्रीमेंट है, समझ आता है। लेकिन एक बंदे ने दूसरे को प्रॉमिस करा और उधर से उधर कुछ भी ना आए, तो फिर वो अग्रीमेंट नहीं है। तो इसलिए चित्र याद रखिए, प्रॉमिस with consideration is called agreement। promise with consideration होता है agreement, और promise without consideration होता है just a promise, can't go to the court। अब ये वाला देखते हैं, promise जिसमें consideration है। जिसमें consideration है, promise plus consideration makes up an agreement, जैसा मैंने यहां लिखा। अब ये agreement भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जिसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट हो, और दूसरा जिसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। अगर अग्रीमेंट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फ्री कंसेंट, जैसे कि कैपेसिटी, ये सब कुछ जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो होनी चाहिए, वो अगर हैं तो आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वरना आपका अग्रीमेंट सिर्फ अग्रीमेंट है। मैंने उदाहरण दिया था आपको कि 2 चोर आपस में समझौता कर लें तो वो अग्रीमेंट तो है, लेकिन अगर उन 2 चोरों में से एक चोर अपना वादा पूरा न करे, अपनी जिम्मेदारी न निभाए, तो दूसरा चोर अदालत थोड़ी चला जाएगा ये कहने, वो मेरे पार्टनर ने मेरे को ना धोखा दे दिया। फिर तो ऐसा अग्रीमेंट जिसमें सारे गुण जिंदा हैं, वो तो तुम कचहरी ले जा सकते हो। एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें गुण नहीं है, दोष भरे पड़े हैं, वो अदालत नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम खुद फंस जाओगे। तो ऐसा अग्रीमेंट माय लॉर्ड जो अदालत की चौखट पर जा सकता है, उसे अग्रीमेंट नहीं कहते, उसका नाम प्रमोशन कर दिया जाता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। माँ गंगा जो है हमारे देश में, गंगा नदी, उस गंगा के पानी को पानी नहीं कहते हम, सम्मान स्वरूप हम उसे जल कहते हैं, गंगा जल। अब आप सोचिए कि उसमें है तो वही कैरेक्टरिस्टिक जो सामान्य जल में होती है, लेकिन सामान्य जल हम आम भाषा में पानी कह लेते हैं, लेकिन गंगा जल है। मैं ये इसलिए इस्तेमाल करा, मैंने ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ये कोटेशन मैंने इसलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि अग्रीमेंट भी 2 लोगों के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी 2 लोगों के बीच में होता है। अग्रीमेंट भी अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट भी अग्रीमेंट है, ये दोनों समझौते ही हैं। बस अगर समझौता सही प्रकार का है,
उसमें वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, तो वो अग्रीमेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वो अग्रीमेंट में अगर वो सारी चीजें जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो बस वो अग्रीमेंट है, यानी कि अग्रीमेंट खराब हो सकता है। लेकिन अगर अग्रीमेंट अच्छा होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। स्वागत आप सबका आज की मुलाकात में। हेडिंग डालिए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग डालेंगे आज हम, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। What is contract? What is contract? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। राइट, पहले जरा समझते हैं। लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इक्वेशन बनाएं तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, अगर हम एक इक्वेशन बनाएं तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। राइट, हमारे द्वारा करा गया अग्रीमेंट यदि इतना सही है कि हम अदालत के सामने उसे ले जा सकते हैं, तब वो अग्रीमेंट कहलाएगा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और ऐसे अग्रीमेंट को जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, उसका नामकरण कुछ और कर दिया जाता है। वो अग्रीमेंट नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के पहले एडजेक्टिव नहीं लगा सकते आप कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है या बुरा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होता है तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दो साझेदारों में से किसी एक साझेदार ने दूसरे को धोखा दे दिया तो हम अदालत जा सकते थे साझेदार के खिलाफ, लेकिन हमारा बिजनेस गैर कानूनी होता। हम दो लोग क्या कर रहे थे? अमेरिका से स्मगलिंग कर रहे थे किसी सामान की। तो अदालत के सामने अगर धोखाधड़ी का केस लेकर जाओगे तो अदालत तुमसे पहले पूछेगी ना, आपका बिजनेस क्या था, क्या करते थे आप। फिर हमें होश आएगा, अरे इनको कैसे बताएं हम क्या करते थे। हमने ये तो बता दिया, जज साहब मेरे साझेदार ने मेरे को धोखा दिया। जज कह रहे जरा ये तो बताओ यार क्या करते थे। फिर याद आई कि ये बता देंगे तो खुद ही पकड़े जाएंगे, अब धोखाधड़ी हो गई क्या करें। सीन 2, किसी काम को सरकारी ऑफिस में करवाने के लिए, उदाहरण के लिए, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन आपने कहीं रिश्वत दी, तो आप जरा सोचिए कि रिश्वत दी, 10 दिन इंतजार किया, फिर भी काम हुआ नहीं। जिसको दी वो मिल नहीं रहा, पैसे तो गए। एक दिन वो मिल गया, तो क्या उस पर केस कर सकते हैं आप? आप अदालत जाकर क्या कहेंगे? जज साहब मैंने तो रिश्वत के पैसे दिए थे, देखो फिर भी काम नहीं हुआ। वो तो बाद में जाएगा, तुम पहले जाओगे अंदर। रिश्वत देने वाला भी उतना ही गैरकानूनी काम करता है जितना रिश्वत लेने वाला करता है। बेटा तुम भी उतना ही फंसोगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अग्रीमेंट तो तुम्हारे और उसके बीच में भी हुआ था कि वो 10,000 लेके तुम्हारा काम करवा देगा लाइसेंस का। नहीं हुआ ना काम, तो इस अग्रीमेंट को अदालत नहीं ले जा सकते ना। तुम्हारे साझेदार ने स्मगलिंग के बिजनेस में तुम्हें धोखा दे दिया, तो अग्रीमेंट तो तुम दोनों के बीच में भी था ना। फिर अब बताओ। तो मेरी बात समझो दोस्तों, मैं समझाना ये चाहता हूं कि हर दूसरे मोड़ पर अपनी जिंदगी के हम समझौते करते रहते हैं, लेकिन हर समझौता इस लायक नहीं होता कि कचहरी के आंगन तक पहुंचे। पिछली क्लास के एंड में मैंने तुम्हें 2 कहानियां भी पढ़कर सुनाई थी। सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे वो। यानी कि अग्रीमेंट करना ही काफी नहीं होता, उस अग्रीमेंट के अंदर कुछ एनफोर्सेबिलिटी के गुण होने चाहिए। राइट,
लेकिन एक बात फिलहाल मैं यहां बीच में कहना चाहता हूं कि एनफोर्सेबल समझने से पहले हमें अग्रीमेंट को भी और डिटेल में समझना है, तो मैं आपको इन दोनों शब्दों के बारे में अच्छे से आज पूरा समझा दूंगा। अब जरा देखिए पॉइंट 2, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ऑफ टू थिंग्स। भैया अगर हम पहली वाली लाइन को ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बना है। यह हमारा पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी दो चीजों से मिलकर बना है। वो दो चीजें क्या हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट मिलकर बना है? पहला अग्रीमेंट और दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक इट एनफोर्सिएबल। यानी कि एक तो समझौता होना चाहिए और उसमें ऐसे एलिमेंट होने चाहिए ताकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सके। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब, एनफोर्सेबल मतलब विच कैन बी टेकन टू कोर्ट, विच कैन बी टेकन टू कोर्ट। हम अपने हॉस्टल के जमाने में एक मोबाइल फोन खरीदने गए करोल बाग के इलाके में। आप यकीन मानिए उन जमाने में बहुत अच्छे तरीके से बड़े भारी भरकम फीचर्स वाले चाइनीज फोन आते थे। तो हमने वो 2000 रुपए का एक फोन का मॉडल पसंद किया और हमने दुकानदार से पूछा, भाई साहब ये चलेगा तो ना? ईमानदारी से उसने जवाब बहुत प्यारा दिया, हमें बहुत खुशी हुई। वैसे वो फोन आज भी चलता है, लेकिन आप सोचिए कि उसका जवाब क्या था। सुनिए, उसने कहा देखो ऐसा, ये 3 सीढ़ियां हैं ना, उसकी दुकान थोड़ी 2-3 सीढ़ी चढ़ने के बाद थी। तो जब आप उतरेंगे तो 3 सीढ़ी उतरेंगे, फिर आप फर्श जमीन पर आएंगे। तो वो कह रहा है जो 3 सीढ़ियां देख रहे हो? हमने कहा हाँ देख रहे हैं। कह रहा बस यहीं तक की जिम्मेदारी है मेरी, ये 3 सीढ़ियों में मोबाइल अगर खराब हो गया मैं नया दूंगा अभी, और 3 सीढ़ी उतर गए उसके बाद मोबाइल खराब हुआ, तू कौन मैं कौन हम नहीं जानते। मैं कहा भाई साहब आपके खुलेपन की तो दाद देनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। सर मैं मोबाइल ले आया और वो मोबाइल माशाल्लाह बहुत बढ़िया चला, लंबे समय तक चला, और अब भी हमने अपने घर के म्यूजियम टाइप इलाके में उसको रख रखा संभाल के सहेज कर। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हम दोनों का अग्रीमेंट हुआ था, मोबाइल बेचने वाला और मोबाइल खरीदने वाला। हमारे करे गए अग्रीमेंट में स्पष्ट हमने लिख दिया था कि कोई किसी के खिलाफ अदालत में जा नहीं सकता। तो समझने की कोशिश, मेरी बात समझिए, जब उसने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही क्लियर कर दी कि मेरी कोई वारंटी नहीं है, लेना हो ले लो नहीं तो नमस्ते। कई भारत देश के ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जहां पर आप जाइए वो बच्चे का खिलौना मिलता है, वो ऐसे रेडियम जैसी लाइट जलती है उसमें, वो बस उसी रात जलती है। आप उसे घर ले आइए, अगले दिन काम नहीं करता वो खिलौना। आपका खिलौना आपके लाए हुआ काम कर रहा हो तो आप सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो वो मॉन्यूमेंट के बाहर ठेलों पे या किसी दुकान पर या कहीं पर मिल रहे वो जो टेम्परेरी खिलौने हैं, बस वो टेम्परेरी 1 नाइट काम कर रहे होते हैं, बस उस दिन जिस दिन आप लेकर आए। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि सेलर और बायर के बीच में, या दो सेलर बायर छोड़ो ना, आग लगाओ सेलर बायर को, हम कौन सेलर वुड्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई भी दो लोगों के बीच में जो समझौता हो रहा है वो जैसा हो रहा है वैसा सरकार को मंजूर है। बस वो अदालत तभी जाएगा जब उसमें ये एसेंशियल एलिमेंट होंगे। मैंने समझाया ना कि अग्रीमेंट तो हर दो लोगों के बीच में हो रहा है। वो 2 स्मगलर भी अग्रीमेंट वाले थे। पिछली क्लास में वो हस्बैंड और हस्बैंड की वाइफ, वो जो थी पता नहीं लाली, उसने भी वादा कर लिया था, अग्रीमेंट तो वहां भी था। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अग्रीमेंट कैसे बनता है और ये एसेंशियल एलिमेंट कौन होती हैं। ये गहराई में आज हम खुदाई करके निकाल के बाहर रखेंगे। हमें आज जानकारी मिलेगी व्हाट इज अग्रीमेंट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। आइए देखें। अभी कोई सेक्शन वैक्शन की भैया चिंता मत करना। पहले एक तो मेरी क्लास का थोड़ा नियम समझो, राघव भाई पे भरोसा करना है, ठीक है। मास्टर पे भरोसा करा करो जिसके आंगन में बैठे हो, है ना। आपका पास होना मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी पासिंग मतलब मैं पोस्टर छापूंगा बड़ा आपके चेहरे के साथ, देखो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के बढ़िया नंबर आए।
तो मैं आपको हमेशा सही ही राय दूंगा, सेक्शन की चिंता करने से टॉपिक बिखर जाएगा। अभी नहीं समझना है कुछ, बाद में देख लेंगे कि ये जो फलानी बात हमने पढ़ी थी 2A है कि 2B है कि 3 है कि 4 है। रुक जाओ फिलहाल, तुम लिखो पॉइंट नंबर 3, अग्रीमेंट is created when promise is done for a consideration, when promise is done for a consideration। सर ये बातें तो थोड़ी बहुत पिछली क्लास वाली हैं, तो गहराई तक जाना है तो रिपीट होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट का पेपर में वेटेज 30-35 नंबर का है, बहुत बढ़िया प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से, आप देखिएगा। और लंबा समय लगाइए, पूरा सम्मान करिए चैप्टर का। 2 बार छोड़िए, 5 बार भी एक चीज रिपीट हो तो होते रहने दीजिए, ठीक है। थोड़ा पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में कोई बात नहीं, एक जैसे मुड़ आ रहे हैं, आने देते हैं। ये क्या है कि अग्रीमेंट कब पैदा होता है, जब हम प्रॉमिस करते हैं कंसीडरेशन की वजह से। इसका मतलब हम इसको मैथमेटिक्स की इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। यानी कि अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन की बस थोड़ी 2 घूंट मिल जाएं तो हमारा जो तैयार होगा प्रोडक्ट वो कहलाएगा अग्रीमेंट। तो खाली प्रॉमिस अकेला कुछ नहीं, नो, इट रिक्वायर्स सम कंसीडरेशन, देन इट विल बिकम अग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 4, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए ऐसे थोड़ा सा कि प्रॉमिस कैसे पैदा होता है। प्रॉमिस भी अपने आप थोड़ी हो जाता है, प्रॉमिस आप करते होंगे तब होता होगा ना। आई प्रॉमिस, तो व्हेन डू वी प्रॉमिस, प्रॉमिस कैसे बनता है, ये लिखेंगे प्रॉमिस इज क्रिएटेड व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड। Promise is created when offer is accepted. In other words, an offer when accepted becomes a promise. An offer when accepted becomes a promise। क्या मतलब, प्रॉमिस कब बनता है, जब ऑफर एक्सेप्ट होता है, या अन्य शब्दों में कहें कि तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे वादा कहने लगते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। भाई आपने मुझसे पूछा क्या आप अपनी वो जो लाल वाली कार है वो बेचोगे। यू ऑफर्ड मी वेदर आई विल सेल माई कार टू यू। What I said, no, not at all। तो आपका ऑफर मैंने रिजेक्ट कर दिया ना। तू अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, बात खत्म। आपने मुझे ऑफर किया विल यू सेल योर रेड कार टू मी, मैंने कहा यस श्योर व्हाई नॉट। आपका ऑफर मैंने स्वीकार कर लिया। अब क्या हो गया, अपने आप एक वादा पैदा हो गया दोस्तों। अब अगर मैं कल को आपको वो कार ना बेचूं जिसके लिए मैंने हां कर दी है, तो फिर आप मुझे अदालत में खींच सकते हैं। जब जिस कार को बेचने के लिए मैंने हां कर दिया, अगर कल को वो कार बेचने से मुकर जाऊं तो आप कॉम्पेंसेशन क्लेम कर पाएंगे। आप इमेजिन करिए कि हमने किसी सप्लायर से माल सप्लाई करवाने का डीड कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया, और वो हमें माल सप्लाई करने वाला था फ्यूचर में। हमने उसको पूछा था क्या भाई 500 किलो चावल दे पाओगे, उसने बोला यस व्हाई नॉट। हमने कहा 14 जुलाई को पहुंचा देना। 14 जुलाई की 24 जुलाई हो गई, कागज ना, चावल नहीं आए अब तक। अब इसका मतलब यह हुआ कि ऑफर को रिजेक्ट कर दो तो प्रॉमिस नाम का बालक पैदा नहीं होता है। ऑफर को अगर क्या कर दो, रिजेक्ट, तो कहानी खत्म। तुम ऑफर को कर लेते हो भाई साहब एक्सेप्ट, और तुम्हारा ऑफर जैसे ही हो जाता है एक्सेप्ट, तो वो ऑफर नहीं रहता, वो ऑफर बन जाता है प्रॉमिस, बाइंडिंग प्रॉमिस, बांधने वाला प्रॉमिस। तुम्हें बांध देता है एक जिम्मेदारी से। ये पिछली क्लास में नहीं सिखाया था मैंने।
पिछली क्लास में मैंने कुछ नहीं बताया था प्रॉमिस का जन्म कैसे होता है, आज एक नई चीज आपने सीखी कि प्रॉमिस का जन्म कैसे होता है। वो तो ठीक है, सब में उसी का नूर समाया, ईश्वर नहीं पैदा करा होगा प्रॉमिस को भी, लेकिन कब जन्म होता है प्रॉमिस का? जब दो केमिकल मिलते हैं। कौन कौन से? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। देखो अगर ऑफर में एक्सेप्टेंस मिला दी जाए तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। राइट, बिल्कुल क्लियर। अब मैं एक बहुत प्यारी बात आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आपको यह पता चल गया कि प्रॉमिस कैसे बनता है, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखिए, मैं एक इक्वेशन आपको समझाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, मैं जो एक इक्वेशन समझा रहा हूं उससे आपको पूरा समरी रिवाइज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी। एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए और ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए जो अदालत जा सके। एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा ऐसा अग्रीमेंट होना चाहिए जो अदालत जा सके। पहले बताओ ये समझ आया? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरी बात कि वो एनफोर्सिएबल होना चाहिए, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशन को और ओपन कर दें, इस अग्रीमेंट को तो ऐसे ही लिख देते हैं, इस एनफोर्सेबिलिटी को तो ऐसे ही लिख देते हैं, अग्रीमेंट को और ओपन कर देते हैं, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, ठीक है, प्लस एनफोर्सेबिलिटी। समझ आया? अब इस प्रॉमिस को और ओपन कर दो। अब इस प्रॉमिस को, इस प्रॉमिस को और ओपन कर दो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी। तो अब जरा सोचिए कि आपके पास कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4, सम ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीजों को दोस्तों यदि हम जोड़ डालें, 4 चीजों को अगर हम जूसर मिक्सर ग्राइंडर में मिला दें, तो जो स्मूथी तैयार होगी, जो शेक तैयार होगा, जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो आउटपुट तैयार होगा, उसका नाम है हमारा प्यारा कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों पीटी पिटाई परंपराओं से बाहर आइए। मैं आज की इस पूरी क्लास में ये अच्छे से आपके दिमाग में भर दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बस डेफिनेशन रट लेते हैं, स्टडी मटेरियल के 4 पन्ने पढ़ लेते हैं, 2-4 चलो यार सवाल भी कर लेते हैं, लेकिन वो गहराई से कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से आगे की यूनिट्स खराब हो जाती हैं। आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट्स हैं। उन 9 यूनिट्स तक की यात्रा हमें करनी है, तो हम अपनी तैयारी तो अच्छे से कर लें। मैं तो भाई इस आफत में हूं नहीं कि ऑफर के रूल और एक्सेप्टेंस के रूल और इनविटेशन टू ऑफर जाने क्या क्या दे रखा है वो सब पढ़ा दूं पहली क्लास में, दूसरी क्लास में। ठंड रखो भैया, मेरे क्लास में लगता है समय, लेकिन ऐसी बिजली गिराने लायक तैयार हो जाओगे ना तुम पेपर में कि क्वेश्चन देखकर तुम्हारी आंखों से आंसर फूटेगा। मैं कोई अतिशयोक्ति यानी कि एग्जैगरेशन नहीं कर रहा, मैं ये बिल्कुल सत्य है। अपनी तारीफ कोई और थोड़ी करेगा, मैं खुद ही कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आप बात समझो। आप सभी भैया दीदी जो मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरी बात माने कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक विशेष प्रकार का माया जाल है, जिसमें कई जगह कंफ्यूजिंग हो सकती हैं आपके लिए। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन आई एम इन्वेस्टिंग टू मच टाइम हियर इन द बिगिनिंग। आप प्लीज 2 मिनट के लिए ये लिखकर मेरी बात समझना शुरू करिए। ये भूल जाइए क्या लिखा है यहां पर।
आप प्लीज इमेजिन करिए कि आपके और समाज के बीच में बहुत जगह समझौते होते रहते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपने अपने पड़ोसी से म्यूजिक सिस्टम मांगा, तो आपने क्या बोल के मांगा होगा? हाय अमर, डू यू हैव म्यूजिक सिस्टम? आई नीड इट फॉर अ डे, देयर इज अ पार्टी एट होम। तू दे देगा मेरे को प्लीज? एंड इफ अमर सेज नो सॉरी, आज हमारा घर में भी पार्टी है तो वी कांट लेंड आवर म्यूजिक सिस्टम टू यू, हो गई टीली लीली। हमने अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से कुछ सामान मांगा और उसने मना कर दिया, यानी कि हमारा ऑफर क्या हो गया? रिजेक्ट। हमारा ऑफर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, तो बात वहीं खत्म हो गई। कोई अग्रीमेंट नहीं बना, कोई प्रॉमिस नहीं बना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। बात समझे आप? थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने हमारे दोस्त से कहा भाई वो आज ना पार्टी, म्यूजिक सिस्टम दे दे जरा। दोस्त ने कहा तू भी कैसी बात कर रहा है यार, ले जा, तेरा ही तो है। उसने हाँ कर दी, तो ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, तो प्रॉमिस तो बन गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। वीडियो को पॉज करके पहले अपनी नोटबुक में चेक कर लो लिखा कि नहीं लिखा तुमने। एक क्लास 1 घंटे की हो तो उसमें 2 घंटे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो वैसे भी अनलिमिटेड व्यूज देते हैं, कितनी बार भी देखो क्लासों को। ऑफर हमने करा म्यूजिक सिस्टम दे दे भाई हैं प्लीज। उसने बोला अरे यार तेरा ही तो है, मतलब ही सेड यस, सो इट वाज अ प्रॉमिस। बर्थडे वाले दिन यानी पार्टी वाले दिन हम उसका म्यूजिक सिस्टम लेने गए उसके घर, और बदमाश देखो हालत उसकी। वो क्या हमसे कह रहा है? अरे वो पापा ना यार मना कर रहे हैं। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं पापा को कौन समझाए, मना कर रहे, कह रहे नहीं देना म्यूजिक सिस्टम। हमने उसे 4 बातें सुनाई। आप समझते हैं समझदार है मैं क्या कह रहा हूं। हम आ गए वापस, लेकिन कितनी भी गाली हमने उसको सुना ली होती, म्यूजिक सिस्टम तो नहीं आया। टाई टाई फिस हो गई हमारी, टीली ली ली ली। तो अब हमारा दिल कर रहा है इसको ना कोर्ट में घसीटें। हिंसा नहीं कर सकते आप ना, कोई गैरकानूनी काम नहीं करना है। हमारा दिल कर रहा है इस बंदे के खिलाफ अदालत में ऐसा केस करें कि अदालत में ये बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, टाइम इसका लगाएं, इसको परेशान करें। ऐसे कैसे कर दोगे अदालत में केस? तुम्हारा उसका कोई समझाता हुआ है कि वो म्यूजिक सिस्टम किराए पे देने का काम करता है? वो डीजे वाला है कोई? वो भाई वहां प्रॉमिस था, माना मैंने, लेकिन वहां क्या नहीं था? कंसीडरेशन। सो प्रॉमिस में जब तक कंसीडरेशन नहीं है वो प्रॉमिस ही रहता है, वो अग्रीमेंट नहीं बनता। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट। चलो सीन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने भाई जब हम उदास बैठे थे, दोस्त ने तो धोखा दे दिया। हमने सोचा क्या करें, फिर बगल में जो राजू बैंड सर्विस है वहां से म्यूजिक सिस्टम किराए पे ले आते हैं। डीजे वाला है कोई बगल में। हमने कहा राजू भाई वो म्यूजिक सिस्टम दे दो यार, वो घर में ना जन्मदिन की पार्टी है, प्लीज 1 दिन के लिए चाहिए। राजू भाई बोले तो मेरा तो काम ही है म्यूजिक सिस्टम किराए पे देना, 2000 रुपये लगेंगे। हमने कहा यार ठीक है 2000 लगेंगे, कोई बात नहीं, तुम हमें दे दो म्यूजिक सिस्टम। हम ले आए, तो हमने ऑफर करा राजू भाई म्यूजिक सिस्टम दे दो। राजू भाई मान गए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस ऐसा है जिसमें कंसीडरेशन है। राजू भाई ने 2000 मांगे, हमने 2000 देने हैं। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज अग्रीमेंट। ठीक है, क्या है ये? अग्रीमेंट। क्या है ये? अग्रीमेंट। अब क्या हुआ, हम म्यूजिक सिस्टम उठाने के लिए जैसे गए, पता नहीं क्या हुआ, राजू भाई किसी से फोन पे बात कर रहे थे, उन्हें कोई बेटर डील मिल गई। राजू भाई ने किसी को फोन पे बोला कि 4000 रुपए लूंगा, उस फलाने ग्राहक ने हाँ कर दी होगी। राजू भाई ने बताओ बदमाशी में हम मना कर दिया। अब हमारे अंदर सोचो कैसी जलन जली होगी, आग लगी होगी। अब हमने राजू भाई को गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन क्या करते, हम हमारे अंदर कोई महाभारत वाली ताकत थोड़ी, हमारी आंखों से ऐसे आग निकलेगी और जला देगी राजू भाई को। हम आ तो गए वापिस, लेकिन हमने राजू भाई पे केस करने की कसम खा ली। हमने कहा राजू भाई आई विल सी यू इन द कोर्ट। आपने हमारी पार्टी का जो ऐसी तैसी कर दी, उसको लेकर हम अदालत जाएंगे। क्या करा क्या है आपने ये? वो करा हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। और साहब हम पहुंच गए सच में कचहरी। इस बार हम कचहरी कैसे पहुंच गए? हमारा दोस्त अमर जब वो मना कर रहा था तो फिर तो हम कचहरी नहीं जा पाए थे। अब इस बार कैसे पहुंच गए? इस बार कंसीडरेशन है।
इस बार हमारा अग्रीमेंट ऐसा है जिसमें वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे अग्रीमेंट में होने चाहिए। सर वो कौन से गुण हैं? मैं नाम तो बता देता हूं आपको, लेकिन अभी गहराई में नहीं पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, एटसेट्रा। तो सबसे पहली बात, ऑफर होना चाहिए, उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके बाद वो बनता है प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में होना चाहिए कंसीडरेशन, तब वो बनता है अग्रीमेंट। और फिर उस अग्रीमेंट में वो गुण होने चाहिए जिसको कहा जाता है एसेंशियल एलिमेंट, और वो एसेंशियल एलिमेंट होंगे तब वो अग्रीमेंट नहीं कहेगा, कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हम यहां से शुरू किया था, हमने अग्रीमेंट पे तो चर्चा कर ली। अग्रीमेंट कैसे बनता है? अग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। प्रॉमिस कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। याद है? अब हमारी चर्चा रह गई इस पर, एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ ये रह गया। अब आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 5 लिखिए आप। अच्छा, ये एक चीज और बता दूं, ये समझ आ रहा है तुमको? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू सम ऑफ 4 थिंग्स। कैसे? अरे ऑफर और एक्सेप्टेंस मतलब प्रॉमिस, दूसरा कंसीडरेशन मतलब ऑफर एक चीज, एक्सेप्टेंस 2 चीज, कंसीडरेशन तीसरी चीज, एनफोर्सेबिलिटी चौथी चीज। तो कंसीडरेशन तक तो हमें मोटा मोटा समझ आ गया। एनफोर्सेबिलिटी के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, in other words, comma, only an agreement is not sufficient to take it to the court. Only an agreement is not sufficient to take it to the court. आप दो लोग खाली एक समझौता कर लें और फिर आप बोल लें कि हम तो बंध गए, हम तो अदालत जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 6 लिखिए। an agreement should have certain essential elements, after which, जिसके बाद क्या हो जाएगा? after which such agreement will be called contract. So an agreement will become enforceable and will be called contract when it has following essential element. हम खाली एलिमेंट्स के नाम पढ़ रहे हैं अभी, हम सबके बारे में बहुत गहराई से और समझेंगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है जिनकी वजह से अग्रीमेंट कोर्ट में ले जाने लायक बनेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आ रहा था कि जो ABCD अभी लिखोगे ना, उसके अंदर जो तुम एलिमेंट्स लिखोगे वो एलिमेंट एक्चुअली लॉ के अंदर एक जगह लिखे हुए हैं, उसका बोलते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 में टोटल 6 ऐसे एलिमेंट लिखे हैं कि अगर ये 6 चीजें जोड़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उन 6 में एक तो अग्रीमेंट ही है, तो मैं बचे हुए 5 लिख रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है कि अग्रीमेंट के अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट मिला देने पड़ते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये जो एसेंशियल एलिमेंट है कहां लिखे हैं?
लॉ के अंदर सेक्शन 10 में, धारा संख्या 10 में, तो सेक्शन 10 के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो 6 लिखे हैं। 6 में एक कौन है? अग्रीमेंट खुद। तो मैं 5 लिख के बता रहा हूं, अग्रीमेंट प्लस ये 5 चीजें, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। आइए, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे करके लिखते हैं, 1 2 3 ज्यादा सही रहेगा। वन इज फ्री कंसेंट, राइट। सेकंड, कैपेसिटी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, राइट। लीगैलिटी ऑफ कंसीडरेशन, लीगैलिटी ऑफ कंसीडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि जो पर्पस है आपका वो ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट वन इज should not be declared void by law, should not be declared void, should not be declared void by law। ये जो आखिरी लाइन है ना, हो सकता है आपको कम समझ आए, क्योंकि मैं समझाना भी नहीं चाह रहा इसको यहां पर। अब वो इसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा अपने को आगे करनी है। शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब है, वॉइड का यहां मतलब आप समझ लो मीनिंगलेस, वॉइड का यहां मतलब समझ लो आप इनवैलिड, वॉइड का यहां पर ये मतलब समझ लो कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, राइट। तो कानून में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि ये अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी का कारोबार खत्म करने के लिए तुम कोई अग्रीमेंट करोगे, अपनी मोनोपोली बनाने के लिए अग्रीमेंट करोगे, तो लॉ में वो मना है। तो लॉ में जो चीजें पहले से मना है वो नहीं करनी है। तो हमारे अग्रीमेंट में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगैलिटी ऑफ कंसीडरेशन होनी चाहिए, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ होना चाहिए। बट ये सब कुछ इनका मतलब क्या है, इनका डिटेल क्या है, वो हमें पढ़ना है बॉस, वो हम पढ़ेंगे। बट मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, ये सब कुछ क्लियर हो गया? ये वाला पॉइंट लिख लिया तुमने? पॉइंट नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया? नाउ अब तुम एक वो देखो मेरे साथ, अब तुम मेरे साथ एक, अरे यार, हाँ, अब तुम मेरे साथ एक वो देखो, मैं एक आपको फ्लो चार्ट टाइप कुछ समझाना चाहता हूं। देखो, हमारा मेन टॉपिक पढ़ने वाला था ये कॉन्ट्रैक्ट, हमारा मेन टॉपिक पढ़ने वाला ये था ना। मैं पूरा ब्लैक से लिखूंगा, फिर मैं रेड कलर से आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक है ना हमारा। इस कॉन्ट्रैक्ट को हमने अभी सीखा था कि 2 चीजों से मिलकर बनता है, अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। देखो, मुझे बहुत खतरा रहता है, तुम लोग फाउंडेशन में हो, तुम अभी हाथों हाथ 12 से एकदम से आते ही लॉ में कूद जाते हो, तो मुझे खतरा रहता है कि तुम शब्दों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो याद रखना, देखो, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है विच कैन बी टेकन टू द कोर्ट, जिसको अदालत में, न्यायालय में, जज साहब के सामने हम ले जा सकें, विच इज वैलिड, विच इज पॉसिबल, विच इज एबल टू बी टेकन टू द कोर्ट, उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई अग्रीमेंट बनाना हो तो कैसे बनता है? जब उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, पहला प्रॉमिस और दूसरा कंसीडरेशन, राइट, करेक्ट। ये प्रॉमिस कब बनता है? जब उसमें 2 चीजें होती हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस, राइट। यहां तक समझ आ गया आपको? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ कब होती है? जब उसमें 5 चीजें होती हैं, जो अभी अभी मैंने ऊपर आपको लिखवाई। वो 5 चीजें कौन सी हैं? फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, राइट, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसीडरेशन और
शुड नॉट बी वॉइड, लॉ के द्वारा बताया हुआ ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो सरकार ने कानून में खुद ही मना कर रखा है। अब आप ये देखो, पता है आपको सर ये क्या है? ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की समरी है। आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको ये चित्र समझ आता है ना, तो हाफ बैटल इज वॉन, के जो क्या बोलते हैं, हाफ बैटल जीत गए हम। मतलब आप सच में मानकर चलिए कि अगर आपको ये स्कीमा, इसको स्कीमा बोलते हैं, स्ट्रक्चर, अगर आपको ये स्कीमा क्लियर है ना, तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि समस्या दोस्तों है ही यहां पर कि हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि हम जाने अनजाने में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं डेली। यार हमने अपने पड़ोस की दुकान से किराने का सामान खरीदा, यानी कि राशन का सामान खरीदा उधार, इस वादे पर कि भाई तुम पूरे महीने दाल चावल जो भी अपने को चाहिए देते रहना, ऑन 1st of next month we'll pay when the salary arrives। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, बट वी डोंट से इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, बट डूड इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। पक्का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है ये? यू डायल अ हॉलिडे होम, यू डायल अ होटल, यू बुक इट फॉर योरसेल्फ एंड यू गो ऑन वेकेशन, और आप उस हॉलिडे होम में रहते हो, तो सारा पेमेंट तो एडवांस में होता नहीं। आपके ऊपर तो सिरदर्दी लाइबिलिटी है ही ना, जब आप चेकआउट करोगे तब एक्चुअल बिलिंग होगी। तो आप सोचो अभी तो पेमेंट हुई नहीं और होटल में आप एंजॉय कर रहे हैं बिना पूरा एडवांस दिए। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट, राइट? व्हेन you know admit a patient in a hospital, you pay some advance, I agree, but you don't settle the complete bill on day one। 5 दिन का अस्पताल का ट्रीटमेंट तो 5 दिन बाद आप फुल एंड फाइनल करने के बाद पेशेंट को लेके जाते हो ना। व्हाट वाज दैट? एंड कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट। बस आपको जो मैंने 3 उदाहरण दिए, किराने वाले का उधार सामान, होटल का बुकिंग, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट, ये तीनों चीजें अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसीडरेशन है, इसलिए अग्रीमेंट है। और क्योंकि अग्रीमेंट के साथ साथ यहां पर ये 5 चीजें भी हैं, तो एनफोर्सेबल भी है। कल को अदालत, अस्पताल हमारा ट्रीटमेंट ठीक से ना करे, होटल वाले हमें सुविधाएं ना दें, या किराने वाले को हम पेमेंट ना करें, किराने वाला कोर्ट जा सकता है, हम होटल और अस्पताल के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। तो भैया पहले तो हिंदी में मैं बता रहा हूं आपसे, मेरी करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, पहले तो तुम लोग हिंदी में ये लाइन रटो, अग्रीमेंट जो अदालत जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अदालत आप कब जा सकते हो? जब आप में ये 5 गुण होते हैं। ये 5 गुण जिसमें है वो अदालत जा सकता है। लेकिन अग्रीमेंट भी तो होना चाहिए। वो अग्रीमेंट कब बनता है? जब उसमें ये 2 चीजें होती हैं, प्रॉमिस और कंसीडरेशन। प्रॉमिस कब बनता है? जब उसमें 2 चीजें होती हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर हो गई जी बात आपको? पता है आपको, अगर आप गहराई में देखेंगे तो ये सारी चीजें ही आने वाले टॉपिक में डिटेल में आपको मिलेंगी। मैं आपको बताता हूं कौन सी चीज कौन से टॉपिक में मिलेगी आपको। ये जो हमने लिख रखा है ना ब्लैक से, मैं इनके ऊपर रेड कलर से आपको लिख के दिखाता हूं कौन सा टॉपिक हम कहां पढ़ेंगे। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, प्रॉमिस, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 9 यूनिट है, आपको बता दूं, मैं अभी लिख के दिखाऊंगा किसमें क्या है, लेकिन फिलहाल यूनिट 1। कंसीडरेशन यूनिट 2 में पढ़ेंगे, और ये सब कुछ हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो देखो आने वाली 3 यूनिट का पूरा इंडेक्स मैंने आपको सिखा दिया। पता है आपको यूनिट 1 का नाम क्या है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस। यूनिट 2 का नाम क्या है? कंसीडरेशन, डिटेल में। यूनिट 3 का नाम क्या है? अदर एसेंशियल एलिमेंट्स। ये रहे। तो दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दुनिया में वैसे भरोसा करने लायक स्थिति है नहीं आजकल कलयुग में, लेकिन मास्टर और मास्टरनियों पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं दिन में रात, तो आप कह दो घोर रात अमावस्या की। हाँ मास्टर आप सही कह रहे हो, क्योंकि आप जब तक अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे, रिलैक्स कैसे होता है? सरेंडर करने से। जो हमने क्लास में कराया आपने घर पे बस वो कर लेना है, बस सब कुछ हो जाएगा। अब आप 10 बार स्टडी मैट के पन्ने पलटेंगे, यूं जो पढ़ाया गया वो यहां मैच हो रहा है कि नहीं, पास्ट ईयर पेपर के पन्ने पलट पलट के देखेंगे जो पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। आपका दोस्त किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ता है, आप उधर की किताब पन्ने पलट के देखेंगे, तेरे यहाँ कितने पन्ने का है कॉन्ट्रैक्ट, मेरे यहाँ तो इतने पन्ने का है। ये सब चक्करबाजी में न पड़े आप, ठीक है? सरेंडर योरसेल्फ टू द कोचिंग और टू द टीचर,
जो आप पढ़ रहे हैं, भरोसे से बहुत बढ़िया नंबर आएंगे आपके। खैर, तो हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो यूनिट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। आप देख रहे होंगे कि 9 यूनिट में मैंने 3-3 के टुकड़े बनाए हैं। उसका रीजन है, ये है एक प्रकार से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, वो यूनिट नंबर 1, 2, 3 में कवर्ड हैं। यूनिट 1 क्या है? नेचर। यूनिट 2 क्या है? कंसीडरेशन। और यूनिट 3 क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स। राइट, क्लियर। अब यूनिट नंबर 4, 5, 6 जो है वो किसके ऊपर है? परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस। और इसमें से ना 6 नंबर हटा दो। 6 नंबर मुझे लगता है इधर रखना ज्यादा सही है। 4 और 5 जो 2 यूनिट हैं वो परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस पर है। 4 में क्या है? परफॉर्मेंस। और 5 में क्या है? ब्रीच। मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है हमें, हमने जो जिम्मेदारी ली है वो निभानी है, हमने जो वादा किया है वो परफॉर्म करना है। उसके रूल हैं यूनिट नंबर 4 में। और सपोज करिए कोई परफॉर्म ना करे तो उसका क्या करें हम अदालत में, कैसे खींचें, उसके खिलाफ क्या क्या केस करें, उससे क्या क्या डैमेजेस ले सकते हैं, क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उसके रूल ब्रीच वाले यूनिट में। अब ये जो 6, 7, 8, 9 है, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स। विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट कैसे? देखो भाई, मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाऊंगा तो नहीं इस वक्त, लेकिन मैं आपको एक क्यूरोसिटी पैदा करना चाहता हूं आपके मन में। आपको मैं एक रोड मैप बता रहा हूं कि विशेष प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट कैसे हैं। 6 नंबर है कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सर क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? मुझे क्या पता, वो यूनिट 6 आएगी तब देख लेंगे। यूनिट 7 क्या है? इंडेमनिटी एंड गारंटी। क्या होता है इंडेमनिटी, क्या होती है गारंटी, देखेंगे। ये बात पक्की है कि यूनिट नंबर 6, 7, 8, 9 में जो भी है वो सब स्पेशल है, कुछ विशेष प्रकार के समझौते। यूनिट नंबर 8 बेलमेंट एंड प्लेज। और यूनिट नंबर 9 एजेंसी। ठीक, बस ये हमारा इंडेक्स है। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। अगली मुलाकात में हम फॉर्मल तरीके से अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1। तो सर अभी क्या चल रहा था? कुछ नहीं, यूनिट 0। अभी तो हम बेस तैयार कर रहे थे, थोड़ी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे आपकी। अगली मुलाकात में हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको 9 तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने सेशन अटेंड किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की यात्रा में हम हमेशा आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। जब जो समस्या हो हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीए, हैप्पी सीओसी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।